वो दर्द भरी आवाज। रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया नींद की आगोश में डूबी होती है, चारों ओर सन्नाटा पसरा होता है। ऐसे में अंधेरे को चीरती हुई एक दर्द भरी आवाज फिजा में गूंजती है, जो पूरे माहौल को गमगीन कर देती है। बहुत ही भारी और करुण स्वर में गाया गया यह गीत सोते हुए लोगों की नींद तोड़ देता है और जो जाग रहे होते हैं उनके दिलों को बेचैन कर देता है। यह आवाज बहुत दर्द भरी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन यह उतनी ही खौफनाक भी होती है। इस आवाज को शहर का हर शख्स पहचानता है। यह स्वर किसी करुणा से भरे गायक का नहीं, बल्कि मौत का पैगाम लिए आता है। जब यह गीत गूंजता है तो उसी समय एक साया गलियों में निकलता है, एक औरत का साया। वो सफेद कपड़ों में लिपटी होती है, कमर तक खुले बाल झूलते हुए, और वह सुनसान गली में धीरे धीरे चलती है। फिर वह किसी खास दरवाजे पर रुकती है, बड़ी मधुर आवाज में पुकारती है, और जो बाहर आता है वह कभी लौकर नहीं आता। उसके जाने के बाद आती है तो सिर्फ उसकी मौत की खबर। वह एक सुलगती आत्मा है जो एक मकसद से लोगों को मार रही है। एक खौफनाक चुड़ैल है वो, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वह सिर्फ मर्दों को ही निशाना बनाती है। महिलाओं और लड़कियों के साथ वह कुछ नहीं करती। शहर में दहशत फैली हुई है, हर गली हर कोना खौफ में डूबा है। लोग कहते हैं कि उसका कोई मिशन है, लेकिन वह मिशन क्या है यह कोई नहीं जानता। कौन अगला शिकार बनेगा, कौन सी गली में उसकी आवाज गूंजेगी। इसी कहानी की शुरुआत होती है बेंगलुरु के एक ऑफिस में। कौशिक ऑफिस में बैठे बैठे ऊब चुका था। उसने अपने दोस्त सौम्य से कहा, चल यार, बहुत बोर हो गया हूं, कहीं घूमने चलते हैं। सौम्य भी इस बात पर सहमत हुआ। सच यार, ये रूटीन लाइफ तो जान ले रही है, बिल्कुल मशीन बन गए हैं, कोई थ्रिल ही नहीं। दोनों कंप्यूटर इंजीनियर थे और बेंगलोर के एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे थे। कौशिक मूलतः दिल्ली का था, वहीं उसके माता पिता और भाई बहन रहते थे। बीटेक के बाद प्लेसमेंट उसे बेंगलुरु में मिला था। शुरुआत में उसके घर वालों ने मना किया था, लेकिन अच्छी नौकरी की वजह से वह चला आया। पहले दिन वह काफी घबराया हुआ, लेकिन सौम्य से मुलाकात होने के बाद उसे सुकून मिला। सौम्य भी दिल्ली से था। उसके पिता दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर थे। दोनों की ऑफिस में ही जान पहचान हुई और बाद में दोनों ने तुलसी धाम सोसाइटी में चौथी मंजिल पर एक फ्लैट ले लिया। इनकम अच्छी थी, जिंदगी आराम से कट रही थी। एक दिन उन्होंने छुट्टी ली और शहर की भीड़ से दूर जाने का प्लान बनाया। वे पहली बार साथ बाहर निकले थे और खूब बातें की। सौम्य, जो आमतौर पर शांत रहता था, आज कुछ ज्यादा ही खुल गया था। उस दिन वे सावनदुर्ग पहाड़ियों पर पहुंचे, जहां सूरज ढल रहा था और दृश्य बेहद खूबसूरत था। कौशिक ने सौम्य से पूछा, तू इतना उदास क्यों रहता है? कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था? सौम्य टालने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंत में बोला, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। फिर कौशिक ने अपनी दिल की बातें बताई कि उसे अब तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो उसकी कल्पनाओं जैसी हो। सौम्य हंस पड़ा, तू तो सारी उम्र हवाई किले बनाता रहेगा। लेकिन कौशिक गंभीर था। उसे किसी ऐसे साथी की तलाश थी जो बिना कहे उसकी बातें समझे। तभी एक कराहने की आवाज ने दोनों को चौंका दिया। तुमने सुना? कौशिक बोला। सौम्य ने भी सुना था। कोई लड़की दर्द में कह रही थी, बचाओ, पानी पानी। सौम्य डर गया। यहां इंसानी साया तक नहीं, यह आवाज कहां से आ रही है? कौशिक ने कहा, कौन सी भूत प्रेत की बात कर रहा है? कोई इंसान होगा, मदद मांग रहा होगा। आवाज और भी साफ थी। अब दोनों उसका पीछा करने लगे। सौम्य डर के मारे रुक गया और कौशिक को अकेले भेज दिया। कौशिक धीरे धीरे पहाड़ी की ढलान पर उतरते हुए उस आवाज की ओर बढ़ा। आवाज एक पत्तों से ढकी जगह से आ रही थी। कौशिक ने सूखे पत्तों को हटाया तो नीचे एक लड़की दबी हुई थी। उसके शरीर पर कई चोटें थी, खून बह रहा था, साड़ी मिट्टी से सनी हुई थी, लेकिन चेहरा इतना खूबसूरत था कि कौशिक की सांसें थम गई। वही चेहरा,
वही सूरत जैसा उसने अपनी कल्पनाओं में देखा था। उसने लड़की को पानी पिलाया। लड़की ने गटगट पूरी बोतल खत्म कर दी और थोड़ी देर में होश में आ गई। कौशिक ने उससे पूछा, आप कौन हैं? यहां कैसे फंसी? लड़की मुस्कुरा पड़ी। उसकी मुस्कान किसी मोहिनी से कम न थी। वह बोली, मैं यहां घूमने आई। पहाड़ी पर खड़ी होकर सेल्फी ले रही थी कि अचानक आंधी आई और मैं नीचे गिर गई। बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो मदद के लिए पुकारा और आप आ गए। कौशिक लड़की को उसके घर पहुंचाने की बात करता है, लेकिन लड़की कहती है, मेरा कोई घर नहीं है, अनाथ हूं। अनाथ आश्रम में पली बढ़ी हूं। एक स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन बीमार पड़ने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया। फिर अकेली रहने लगी और जब किराया नहीं दे सकी तो मकान मालिक ने भी निकाल दिया। उसकी नीयत भी खराब हो गई थी, इसलिए वहां से चली गई। फिर उसने कौशिक की ओर देखा और बोली, आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं आपके घर के सारे काम कर दूंगी, खाना, झाड़ू पोछा, सब कुछ हो। चैप्टर 2, रहस्य की दरारें। सावन दुर्ग की पहाड़ियों पर छाई रात अब पूरी तरह से अंधेरे की चादर ओढ़ चुकी थी। हल्की हल्की हवा में जंगल की पत्तियां सरसराकर कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं। कौशिक और सौम्य की आंखों में अब डर की चमक थी, लेकिन आवाज की करुण पुकार ने उन्हें लौटने नहीं दिया। तू यहीं रुका रह, मैं देखता हूं, कौशिक ने कहा। पागल हो गया है क्या? अकेले जाएगा? मैं भी चलता हूं, सौम्य ने थोड़ा कांपते हुए जवाब दिया, लेकिन उसके स्वर में दृढ़ता थी। दोनों अब पहाड़ी की ढलान पर सावधानी से नीचे उतरने लगे जहां से वो आवाज आ रही थी। झाड़ियों और पत्थरों के बीच से रास्ता बनाते हुए वे एक छोटे से तालाब के किनारे पहुंचे, जहां से सिसकियों जैसी आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। मुझे बचा लो, कोई है क्या? कौशिक ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और चारों ओर रोशनी फेंकी। तभी पानी के अंदर कुछ सफेद सा तैरता नजर आया। वो देख, सौम्य ने कांपते स्वर में इशारा किया। तालाब के किनारे एक युवती अधमरी हालत में पड़ी थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, कपड़े भीगे हुए और चेहरे पर असहनीय दर्द की छाया थी। उसकी सांसें अभी चल रही थीं, लेकिन बहुत हल्की थीं। जल्दी इसे बाहर निकालो, कौशिक ने पानी में उतरते हुए कहा। दोनों ने मिलकर उस लड़की को बाहर निकाला और किनारे पर लिटा दिया। उसके होंठ सूखे थे, आंखें आधी खुली और शरीर कांप रहा था। पानी प्लीज, उसने कमजोर स्वर में कहा। सौम्य ने तुरंत अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर उसके होंठों से लगाई। लड़की ने कुछ घूंट पिए और फिर उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं। तुम कौन हो? वो फुसफुसाई। हम यहां ट्रिप पर आए थे, तभी तुम्हारी आवाज सुनी। तुम यहां क्या कर रही हो? कौशिक ने पूछा। लड़की ने थोड़ी देर आंखें बंद रखी, फिर बोलने लगी। उसकी आवाज में अब दर्द के साथ साथ एक रहस्य भी झलक रहा था। मेरा नाम निष्ठा है। मैं यहाँ अकेली नहीं आई थी, हम 3 लोग थे। मैं, मेरी बहन रिद्धिमा और उसका बॉयफ्रेंड अंशुमान। फिर सौम्य ने चौंक कर पूछा। हम लोग यहाँ एक पुरानी हवेली को देखने आए थे, जो पास ही की घाटी में है। कहते हैं वहां कोई आत्मा रहती है जो केवल मर्दों को शिकार बनाती है। लेकिन अंशुमान ने इसे मजाक समझा और निष्ठा की आवाज भर्रा गई। और क्या? कौशिक ने पूछा। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हवेली में किसी और की मौजूदगी महसूस हो रही थी। फिर अचानक अंशुमान गायब हो गया। रिद्धिमा और मैं बहुत डर गए। हम वहां से भागे, लेकिन तभी सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई दी। उसके बाल कमर तक झूल रहे थे और उसने अंशुमान को बुलाया। क्या मतलब? सौम्य अब भी समझ नहीं पा रहा था। उसने उसे नाम से पुकारा, जैसे वो जानती हो कि वो कौन है। अंशुमान उसके पीछे चला गया। हम उसे रोक नहीं सके और तब से हम भटक गए। रिद्धिमा भी अब कहीं नहीं है और मैं यहां गिर गई थी। अब माहौल और भी डरावना हो गया था। ये चुड़ैल क्या सच में है? कौशिक ने बुदबुदाते हुए पूछा। निष्ठा ने धीरे से सिर हिलाया। वो सच है और वो सिर्फ मर्दों को ढूंढती है। हर उस मर्द को
जो किसी लड़की का दिल तोड़ चुका हो, जिससे उसने धोखा पाया हो। कहीं अंशुमान ने, सौम्य बोलते बोलते रुक गया। हाँ, निष्ठा ने आंखें भरकर कहा। अंशुमान ने पहले एक लड़की से प्यार का दिखावा किया था, फिर उसे छोड़ दिया, और वो लड़की, वो अब वही बन गई है? कौशिक ने धीरे से पूछा। हाँ, वो अब वो है, वही आत्मा, वही साया जो रात में गली गली गाना गाते हुए निकलती है। आजा रे तू दिल के सहारे। चारों ओर सन्नाटा पसर गया। अब केवल झींगुरों की आवाज थी। हमें अब यहां से निकलना चाहिए, सौम्य ने कहा। लेकिन तभी एक औरत की मधुर आवाज हवा में तैरने लगी। आजा रे तू दिल के सहारे, तुझको पुकारें गीत हमारे। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। ये तो वही है। निष्ठा चीख उठी और टॉर्च की रोशनी के आगे धीरे धीरे एक सफेद साया उभरने लगा। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा धुंध में छिपा हुआ, और कदम बहुत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ते जा रहे थे। चैप्टर 3, अंतिम इंतजार। टॉर्च की रोशनी के आगे धीरे धीरे एक सफेद साया उभरने लगा। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा धुंध में छिपा हुआ, और कदम बहुत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ते जा रहे थे। निष्ठा की टॉर्च अब कांप रही थी। सिर्फ उसके हाथ से नहीं, उसकी रूह तक कांप रही थी। साया अब बिल्कुल सामने था, धुंध हट रही थी, और उसके चेहरे का अधूरा नजारा अब पूरा सामने था। एक लड़की, चेहरा झुलसा हुआ, एक आंख से लहू टपक रहा था, दूसरी से नफरत की आग। लेकिन उसकी आवाज वही मीठा गीत, आजा रे तू दिल के सहारे। लेकिन अब वो गीत डराने वाला ललाबी बन चुका था, नींद की नहीं, मौत की। सौम्य पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे जमीन ने उसे पकड़ लिया हो। उसके होंठ सूखे हुए, आंखें फटी हुई। प्रियंका, उसके मुंह से जैसे खुद नाम निकल गया। निष्ठा और कौशिक दोनों चौंक पड़े। तू जानता है उसे? निष्ठा ने कांपते स्वर में पूछा। सौम्य अब जोर से रो पड़ा। हाँ, मैंने उसे धोखा दिया था कॉलेज में। मैं बस खेल रहा था उसके जज्बातों से। वो मुझसे प्यार करती थी और मैंने उसे छोड़ दिया, सबके सामने, हंसते हुए। उसने कहा था अगर मैंने छोड़ दिया तो वो मर जाएगी। सौम्य की आंखों से आंसू झरने लगे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। साया अब बहुत पास आ गई थी। तू अब नहीं बचेगा, वो फुसफुसाई, लेकिन उसकी आवाज अब हवा की तरह गूंज रही थी। मैं हर रात इंतजार करती रही तेरे कदमों की आहट के लिए। अब जब तू आया है तो सिर्फ रूह नहीं, बदन भी मेरा इंतजार करता है। साया ने अपनी काली जली हुई उंगलियों से सौम्य के गाल को छुआ, और तभी सौम्य की आंखें पलटीं। उसका शरीर झटके खाने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा, कांपता हुआ, तड़पता हुआ। नहीं, निष्ठा चिल्लाई, वो मर चुका है, तुमने उसे पा लिया, अब जाओ। लेकिन साया हंसी, एक ऐसी हंसी जो कलेजा चीर दे। मरना तो उसकी रूह को है, जिसने रूह के साथ खेला। अब मैं उसमें रहूंगी, हर उस लड़की को सताऊंगी जो उससे प्यार करेगी। वो साया सौम्य के भीतर समा गई। उसकी आंखें अब गाढ़े काले रंग में बदल गई थीं। सौम्य अब उठ चुका था, लेकिन अब वो सौम्य नहीं था। उसकी आंखें शून्य थीं, चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी, और होंठों पर वही गीत, आजा रे तू दिल के सहारे। कुछ महीने बाद निष्ठा और कौशिक ने शहर छोड़ दिया, लेकिन एक दिन निष्ठा को एक खबर मिली। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक छात्रा ने आत्महत्या की, कथित रूप से उसके प्रेमी द्वारा मानसिक उत्पीड़न के कारण, और उस प्रेमी का नाम था सौम्य रॉय। निष्ठा का बदन सिहर उठा। वो अब सिर्फ प्रियंका की आत्मा नहीं है, वो बन चुका है एक श्राप, एक ऐसा शाप जो उन दिलों को भस्म करता है जो प्यार का दिखावा करते हैं। उसने खिड़की से बाहर देखा, और एक पल को उसे वही साया दिखाई दी, बिल्कुल सामने की गली में। उसके होंठों पर अब भी वही गीत, और उसकी आंखें अब निष्ठा की ओर देख रही थीं। लेकिन क्या ये सच में अंत है, या सिर्फ एक नई शुरुआत?